यह पॉडकास्ट मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक संवेदनशील विषय पर है। अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव में है तो कृपया मदद लेने से हिचके नहीं। यह बातचीत जागरूकता और समाधान के लिए है, किसी भी तरह के नुकसान को बढ़ावा देने के लिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज रेड और आज का पॉडकास्ट थोड़ा भारी है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने गाजियाबाद ही नहीं पूरे समाज को झकझोर दिया। 3 लड़कियां, 3 जिंदगियां और एक सवाल, क्या हम अपने बच्चों को सच में समझ पा रहे हैं? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक गहन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी, जो हमें समझाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे रोका कैसे जा सकता है। डॉक्टर संजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम इसे किस तरीके से देखते हैं कि अभी जैसे गाजियाबाद की घटना हुई, उसने गाजियाबाद को नहीं पूरे समाज को झकझोर दिया। तीनों बच्चियों ने एक ऐसी झलक दिखाई समाज को कि उसको किस तरीके से उससे निपटा जाए, बचा जाए। देखिए, जो गाजियाबाद की घटना है तो काफी बहुत ज्यादा परेशानी भरी। मनोवैज्ञानिक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो आज की जो जनरेशन है जिसे हम जेन जी बोलते हैं, मेरे हिसाब से काफी सेंसिटिव जनरेशन है ये, और ये छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को बहुत गहनता से देखती है, और इनके जो आइडियल हैं वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो हमें लगता है कि गाजियाबाद की जो घटना है वो कहीं न कहीं कोरियन कंटेंट और उससे प्रभावित होकर के 3 बच्चियों के द्वारा उस जैसी घटना अंजाम दिया गया घटना का, तो हमें लगता है कि वो उसके लिए सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, बच्चों का अपना व्यक्तित्व फैक्टर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो रीजन हमें समझ में आता है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो 12 साल से लेके 17 साल से पहले वाले बच्चे होते हैं, पूरी तरीके से इनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता है। उस वजह से ये जो रियलिटी की का परसेप्शन है, यूं को जो क्रिटिकल थिंकिंग का परसेप्शन है, वो बेहतर तरीके से कर नहीं पाते, और ऐसे में कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा जो स्पार्कलिंग वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने वाली चीज़ें होती हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कोरियन, जैसे हम अभी पढ़ पा रहे हैं, कोरियन कंटेंट में ड्रामा, रोमांस, फैमिली इश्यूज और कभी कभी हिंसा, सर्वाइकल गेम्स जैसे स्क्वैड गेम्स का मिक्स होता है। ये मिश्रण दर्शकों के दिमाग पर क्या असर डालता है, खासकर किशोरों पर? देखिए, जो हम अगर बॉलीवुड मूवीज की बात करें, हॉलीवुड मूवीज की बात करें, हमारे जो टेलीविजन में जिस तरीके के डेली सोप्स आते हैं इनकी बात करें, यहाँ में हम देखते हैं कि जो कंटेंट है वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेशन है, जो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, और जो कैरेक्टर्स उनके अंदर बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी प्रदर्शित की जाती है, जो दर्शकों के दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ते तो हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। आप मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर उसे भूल जाएंगे। लेकिन जब हम कोरियन कंटेंट की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा इमोशन अराउजल है, कहीं न कहीं उसके अंदर जो भाव भंगिमाएं जिस तरीके से प्रेजेंट करी जाती हैं, जो लोगों का लाइफ स्टाइल वहां पे प्रदर्शित करा जाता है वहां के कैरेक्टर्स के द्वारा, जो इमोशनल और रिश्तों की जो बारीकियां हैं वो जिस तरीके से उस कंटेंट में प्रेजेंट की जाती हैं, वो कहीं न कहीं सब जगह पर ही, क्योंकि हम सब है तो ह्यूमन बीइंग ही, हम सबको इमोशनल अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, सॉफ्ट टच, ह्यूमन टच जैसी चीजों से हर कोई प्रभावित होता है, और वो कोरियन कंटेंट के अंदर बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित होता है। तो हमें लगता है कि आज का जो युवा है उसकी हाई सेंसिटिविटी और हाई वल्नरेबिलिटी होने की वजह से वो लोग इस कंटेंट को ज्यादा बेहतर मानते हैं, आइडियल मानते हैं, और वो उनके आइडियल के काफी करीब भी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो युवा अपने आइडियल को कहीं न कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग ढंग से देखता है। उनका जो कोरियन कंटेंट का पहनावा देखिए काफी अट्रैक्टिव है, उनकी जो एस्थेटिक कैपेसिटी है बैकग्राउंड्स की वो भी बहुत प्रभावशाली है, हेयर स्टाइल, शब्दों का उपयोग उनका इस तरीके का होता है, वो हमें फील होता है कि वो कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा वहां पे अट्रैक्ट करती हैं, और ये अट्रैक्शन कहीं न कहीं उतना उनका विकास भी नहीं हुआ होता है। ऐसे केस में कहीं न कहीं उनके अंदर एक वर्चुअल रियलिटी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, जिस वजह से वो लोग उसी को मानते हैं कि वो उसका हिस्सा हैं, और वो फिर अपनी जिंदगी में उसको उतार भी लेते हैं और खुद भी पूरी तरीके से उसमें डूबने वाली कंडीशन में चले जाते हैं। जो डूबने वाली कंडीशन है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो उनका जो उनके इमोशंस हैं, वो इमोशंस वहां इतने ज्यादा अटैच होते हैं कि वो जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं उनको अपनी जिंदगी से मिलती जुलती सी प्रतीत होती हैं। और ऐसा नहीं केवल युवाओं के लिए, ये सब पर ही लागू होता है। पूरी दुनिया भर में अरबों की संख्या में के कंटेंट के या फिर कोरियन कंटेंट के लोग फॉलोअर्स हैं, इसी वजह से, जो कि हम सब ह्यूमन बीइंग और हम सब लोगों को जो चाहिए उस कंटेंट में प्रदर्शित होता है। इसीलिए मुझे लगता है ज्यादा अट्रैक्शन वहां देखने को मिलता है, युवाओं का भी उसी मात्रा में ज्यादा अट्रैक्शन वहां पे देखने को मिलता है। जी, अगला सवाल हमारा ये कि भावनात्मक लगाव और माया जाल पर कई बच्चे और टीनेजर्स कोरियन ड्रामा या गेम्स के कैरेक्टर से इतना भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं कि वो वर्चुअल दुनिया के रियल ज्यादा महत्व देने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक पैरोसोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ये लगाव कितना हेल्दी है और कब से खतरनाक मायाजाल बन जाता है? देखिए, दुनिया के अंदर जितना भी इस तरीके का कंटेंट बनाया जाता है, चाहे वो कोरियन कंटेंट हो या हॉलीवुड बॉलीवुड से आता है, सभी का पर्पस तो इंटरटेनमेंट का ही होता है जी। और इनका भी कंटेंट का पर्पस भी इंटरटेनमेंट ही है। पर चूंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया, अभी भी हम यही बात कहेंगे कि उनका इतना ज़्यादा हाईली इमोशनल चार्ज्ड कंटेंट है कि जो भी व्यक्ति उसको देखता है वो कहीं न कहीं अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता है। और जब आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो तो आपके अटेंशन को, आपके इमोशंस को इतना बुरी तरीके से कैप्चर करता है वो कंटेंट कि आप अपने आप को कहीं न कहीं उसी में खड़ा हुआ पाते हो, है ना। ये जो फिनोमिना है, इसको हम नैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब हुआ कि आप जो देख रहे हो, जो स्टोरी देख रहे हो, आप उसी स्टोरी का हिस्सा हो। जब आप अपने आप को किसी स्टोरी का हिस्सा मानने लग जाते हो तो वही जो इमोशन है, वही जो फीलिंग है, वो आपके अंदर भी उसी तरीके से फील होने लग जाती है। और वो जो चीज है कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करती, एक डिसऑर्डर है। अगर उसको, इस जैसी कंडीशन को बहुत लंबे समय तक पेरेंट्स, टीचर्स या फिर जो सिबलिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई ना करें तो एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर साइकोलॉजी में कहलाता है, वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आपने अभी शुरुआत में जो गाजियाबाद घटना की बात करी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने तरीके से पूरी तरीके से रियलिटी से डिसोसिएट करके उस पूरे के पूरे के कंटेंट वाले हिस्से में अपने आप को वो बच्चे ले गए, जिस वजह से वो पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस थे या पेरेंट्स की जो सलाह थी या उनकी जो बातें थी, उनकी जो रोक टोक थी, वो उनके लिए इतनी ज्यादा उनके ऊपर प्रभावशाली हो गई कि वो उसको अपना दुश्मन मानने लगे। और अगर उनका नोट आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके का आपको दिखता भी है कि आपने ऐसा कर कैसे दिया, काइंड ऑफ। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें लगता है कि वो खतरनाक जब है, जब आपको लगने लगे, कुछ मैं सिम्टम बताता हूँ, दर्शकों के लिए भी काफी यूजफुल हो सकते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्टफोन का यूज करते हैं। लगभग 99% बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। वो भी ऐसा नहीं कि वो बड़े हैं तब से, वो 2.5-3 साल के होते हैं उनके हाथ में फोन होता है, जो कि मदर्स यूजुअली दे देती हैं अपने टाइम, उनको काम करना होता है, बच्चों के हाथ में फोन होता है। जी, वही चल रहा है, और जिस वजह से ज्यादातर उनका एंगेजमेंट वहां से बढ़ना शुरू होता है, फिर वो उनकी आदत बन जाती है। अब ये कैसे पहचाने कि वो एक प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है? हम ये खुद में भी देख सकते हैं, ये युवाओं के लिए है, हम पेरेंट्स के लिए भी है कि वो अपने बच्चों में देख सकते हैं कि अगर उनके द्वारा यूज किए जाने वाला स्मार्टफोन या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कंटेंट है या टेलीविजन से रिलेटेड कंटेंट है, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी है, तो एक इशू है। उसकी वजह से आपने अपने दोस्तों से बोलना बंद कर दिया है, उनसे इंटरेक्शन करना कम कर दिया है, तो एक कहीं न कहीं एक अलार्म सिचुएशन हम सबके लिए है। अगर आपका ज्यादातर समय अपने स्मार्टफोन में इंगेज होने की वजह से या किसी भी तरीके के कंटेंट को में इंगेज होने की वजह से जो बाहर जाने की प्रक्रिया थी आपकी, वो बहुत कम हो जाती है और आप ज्यादातर समय अपने कमरे में गुजारने लगते हो, वो एक अलार्म है। ज्यादातर ऐसे बच्चे जो
वर्चुअल गेम्स या फिर मोबाइल गेम ज़्यादा खेल रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं चाहते कि उनके कमरे में वो एंटर हो, ज़्यादा समय वो अकेले बिताना चाह रहे हैं। आजकल थोड़ा सा इस तरीके के रिवाज भी है कि हम अपने बच्चों को सेपरेट रूम देते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर समय अगर अपने कमरे में बिता रहे हैं तो भी एक अलार्म सिचुएशन है, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। बहुत बार स्कूल से स्किप होते हैं सिर्फ इस वजह से, जो कि बच्चा बहाना करके बोलता है कि हमें यार तबीयत ठीक नहीं, हमें जाना नहीं है, फिर वो पूरे दिन अपने मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। बार बार अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं, बच्चों का ज़्यादातर समय स्कूल में बीतता है, तो ये टीचर्स के लिए भी है कि अगर ज़्यादातर पेरेंट्स की नज़र से बच के बच्चे स्मार्टफोन अपने स्कूल में लाते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि बच्चों की अब राइटिंग जो है वो ख़राब होने लगी है, ये टीचर्स के लिए है। दूसरा ये है कि टीचर्स ऐसा पाते हैं कि बच्चे अभी तक उनकी छुट्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, ऐसे केसेस में भी हो सकता है। उन बच्चों का जो रुझान था पढ़ाई का अब उतना पहले जैसा नहीं रह गया, और पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ज़्यादा स्मार्टफोन चलाते हैं। तो ये कुछ न कुछ इस तरीके की पहचान है जो अगर हम अपने बच्चों में खुद में देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें सजग होने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। यही वो सिचुएशन है, अगर उनको समय से अगर हम नहीं विजिलेंट उनके लिए होते, उनको नहीं देखते, उनको नहीं रोकते हैं, तब हमारे लिए वो एक बड़ी दिक्कत बनती है, तब वो बीमारी का रूप ले लेती है और तब ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इन कल्चर का प्रभाव इतना तेज क्यों बढ़ रहा है? क्या पेंडेमिक के बाद आइसोलेशन, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, पेंडेमिक का जो टाइम था उसने हमें बहुत दर्द दिया, बहुत ज़्यादा हम तकलीफ में रहे उन दिनों में, जो 2 साल हमारे 19, 20 और 21 बीते, 20 और 21 स्पेशली। और उस समय ज़्यादातर लोग अकेले रहे, घर में रहे, और जैसे ही जब हम पेंडेमिक के दौरान अपने घरों में थे, आई थिंक कोरियन कंटेंट या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो जितने बड़े बड़े जो चैनल्स हैं जहाँ से मूवीज आज के समय में हमारे पास में आ रही हैं, वो उस समय उनका हमारे बीच में प्रवेश होता है, और धीरे धीरे हम थिएटर से हट करके कहीं के अपने टेलीविजन पे आ गए उस समय में। और वही वो समय जहाँ पे इंटरनेट को हमने ज़्यादा यूज़ किया, के कंटेंट का भी ज़्यादातर या कोरियन कंटेंट को भी ज़्यादातर बच्चों ने उसी समय से लगभग 18 ऑनवर्ड्स ही उनका ज़्यादा प्रवेश होता है जी। और ये वो समय था जहाँ पे लोगों को शांति चाहिए थी, हीलिंग चाहिए थी, लोगों को अपने जो इमोशनल डिस्चार्ज करना था उनको, जो कि वो रह के थक चुके थे लोग। ये जो कंटेंट है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कोरियन के चाहे वो ड्रामा कह लो, वहाँ के चाहे गेम्स कह लो, या फिर वहाँ का जो डेली सोप्स वाले कंटेंट कह लो, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करे जाते हैं जो कहीं न कहीं हमें अंदर तक झकझोरता नहीं है सर, अंदर तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी, टेम्परेरी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो हम वहाँ देख रहे हैं हम उसे अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। रिश्तों की जो बारीकियां हैं वो इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लाइक प्यार उनका एकदम से नहीं होता, चाहे वो प्यार दिखाना हो या फिर वो रोमांस दिखाना हो या फिर वो किसी और तरीके के एग्रेशन दिखाना हो, वो इतनी बारीकी से दिखाते हैं कि हमें लगता है कि तो हमारी जिंदगी है। एक बार हमें वो फील होना जब शुरू हो जाता है तो उससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। वो हमारे लिए एंटरटेनिंग भी है, वो हमारे लिए हीलिंग भी है, वो हमारे लिए इमोशनल डिस्चार्ज भी होता है, और हम उसके अंदर खुशी भी महसूस करते हैं। शायद यही रीजन है कि कोरियन कंटेंट दुनिया भर में लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। युवा भी उसी का हिस्सा है, हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग ही, शायद इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज लोगों के बीच में है, और हम सब कहीं न कहीं ज्यादातर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी। क्या ये सिर्फ एक एडिक्शन है या इसमें डीपर इमोशनल वर्जिनिटी और जैसे पेरेंटल नेग्लेक्ट स्टेटस का रोल भी निभाता है? देखिए, जब हम बात करते हैं इस कंटेंट के बारे में, तो जैसे कि अभी तक हमारी सारी बातों में आपने देखा होगा कि हम एक बात बार बार बोल रहे हैं कि कंटेंट जो है वो इस तरीके से वो हमें टच करता है। जब आपके सामने कोई स्टोरी लाइन, डायलॉग डिलीवरी, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके की होती है कि आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करें, अपने आप को उससे एसोसिएट करें। ऐसे केसेस में हम लोगों
के अंदर कहीं न कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है उस पूरी की पूरे कंटेंट से, चाहे वो ड्रामा हो या कुछ भी कंटेंट हो, तो हम कहीं न कहीं उससे ज़्यादा एसोसिएट फील करते हैं। वो एसोसिएशन जो है हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, तो डेफिनेटली हम उसको ज़्यादा देखते हैं। लेकिन जब हम युवाओं के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जो 12 साल से लेके 17 साल तक का ग्रुप है, इनके लिए वो एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऐसा कंटेंट जब युवाओं के पास में आता है या फिर अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, उसके पास में आता है, तो वहाँ पे ये लोग रियलिटी और वर्चुअलिटी इनके बीच में हमारा दिमाग बहुत डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, क्योंकि 12 साल से 17 साल के समय में जो होता है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो रियलिटी और जो थिंकिंग पैटर्न है, जो जिसकी वजह से हम ये समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कितना हमें लेना है कितना हमें नहीं लेना, वो हिस्सा डेवलप नहीं होता है। स्पेशली जिससे हम मान के चलते हैं कि जो फ्रंटल लोब है हमारा, ये प्रोसेसिंग सिस्टम होता है हमारे दिमाग का, और ये ही डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है हमारे दिमाग को, वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। तो ऐसे में बच्चे इमोशनल रिएक्शन बहुत तेजी से दिखाते हैं, और वो इमोशनल रिएक्शन इतना तीव्र होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वर्चुअल रियलिटी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो वर्चुअल रियलिटी कंफ्यूजन ही होता है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को पूरी तरीके से उस सिचुएशन में ले जाते हैं। वही उनका सच होता है, जो ओरिजिनल रियलिटी होती है वो उनके लिए रियल नहीं रह जाता। अगर उसको समय से नहीं नॉक किया गया, सही समय से उसको नहीं समझा गया और उसको रोका गया, तो फिर वो मैंने अभी आपको बताया था कि डिसोसिएशन डिसऑर्डर जैसी कंडीशन में तब्दील हो जाता है, फिर वो बीमारी बनता है जाकर के। तो हमें की घटनाएं हैं वो इसी सबका परिणाम होते हैं। अच्छा, जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि यूथ इसकी तरफ बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो रहा है। यूथ देखिए, जो आज का युवा है उसका आइडियल अगर हम मान के चलें क्या है जी, बहुत बेहतरीन उनके पास में एनवायरनमेंट हो, अच्छे कपड़े हो। आज के युवा में एक चीज और भी है, ये ज्यादा सेंसिटिव भी हैं और फैक्ट्स को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। कोरियन कंटेंट के अंदर चाहे आप कोई भी वर्चुअल गेम ले लें या फिर उनका कोई भी ड्रामा ले लें, वो जितना कुछ भी दिखाते हैं उनके अंदर कहीं न कहीं फैक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित होते हैं, और वो फैक्ट ही है जिसकी वजह से युवा वहां पे बैठा हुआ है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई गेम हो, या फिर रूल्स हो, एथिक्स हो, ह्यूमन टच हो, इमोशन हो, सब कुछ पूरा मतलब फुल ऑफ ऑल दिस है। तो जिसकी वजह से बीइंग देयर वाली फीलिंग जो है लगभग युवाओं में देखने को मिलती है। और चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो या 17 साल का बड़ा युवा हो, उन लोगों के अंदर वही उनका सच होता है, जिसकी वजह से लोग वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, ज्यादा उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अभी देखा जाता है कि इंडिया का जो यूथ है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के अंदर है, और जो कोरियन का जो हम अभी इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से रिलेट होता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से ये घातक परिणाम इसके सामने को देखने को मिले हैं, सामने देखने को। और ऐसा गाजियाबाद में ही एक पहला मामला नहीं है, ये लगातार कई सालों से ये चीजें चलती आ रही है। तो इस पर आपकी राय किस तरीके से है कि एक एज अ समाज में इसका एक नया आइडिया या फिर एक नई सोच या फिर उनको उस ऐसी स्थिति से कैसे निकाला जाए? देखिए, जो हमारा कल्चर है और जो कोरियन कल्चर है, वहाँ का सारा कंटेंट उस कल्चर के लिए बनाया गया। वहाँ के बच्चे तो सुसाइड नहीं कर रहे, हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दोनों कल्चर्स के बीच में जो डिफरेंस है और हमारे समाज की जो बनावट है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय में अगर हम फैमिलीज की बात करें, जॉइंट फैमिलीज है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है। ये एक रीजन है कि एनसीआर में रहने वाले पेरेंट्स को अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति को बढ़िया करने के लिए कहीं कि दोनों को ही घर से बाहर निकलना होता है, तो बच्चों के पास ज्यादा समय होता है कि वो ज्यादा समय तक उस सब कंटेंट के साथ इंगेज अपने आप को कर पाते हैं और धीरे धीरे उसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। दूसरा, हमारे कल्चर में काफी पहले मतलब मैं समझता हूँ कि जब से ये
19 ऑनवर्ड्स या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके फैक्टर्स और भी ये हो सकते हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो बिहेवियरल ट्रांजिशन देखने को मिला वो ये कि पहले पेरेंट्स जो जिंदगी जीते थे वही अपने पेरेंट बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे। आज के समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत शालीन बने, सभ्य बने, किसी के सामने अपशब्द ना यूज करे, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ मिलकर के आपस में एक दूसरे को बच्चों के सामने ही एब्यूज कर रहे होते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अपने पेरेंट्स के प्रति नकारात्मक भावना पैदा करता है। और वो जो आपने शुरुआत में टर्म आइसोलेशन यूज किया था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे आइसोलेट भी फील करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं और जानते हैं, जो कि फ्लडिंग ऑफ कंटेंट ऑलरेडी है ही है इंटरनेट के ऊपर, कि ये सच नहीं है। एक ये चीज। दूसरा, जो हमारे स्कूल हैं वहां से हमारी अपेक्षा होती है कि वो सिर्फ हमारे बच्चों को केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग ना करें, उनको एजुकेट करें। स्कूलों से अपेक्षा होती है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर लाइफ स्किल डेवलप करें, वैल्यू एजुकेशन उनको दें, जिसके बारे में शायद ही आज किसी प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा बात करी जाती है। हम परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं बुरी तरीके से। ये जो हमारे कल्चर की बनावटीपन है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना सही बोल रहा हूँ या कितना गलत, लेकिन ये तो है कि एजुकेशन का मतलब केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, मार्क्स नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो लाइफ स्किल डेवलप करें कि वो बच्चे सही और गलत के बीच में अंतर कर पाएं। पेरेंट्स जो है हमारे, उनके ऊपर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती है कि सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही है। समाज की भी अगर हम बात करते तो कहीं न कहीं जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, उसमें भी जो एडोलेसेंट या फिर जो हमारे बच्चे हैं, उनकी इमोशनल और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रावधान आज की डेट में नहीं है। पहले चौपाले हुआ करती थी, पहले बच्चे साथ में मिलकर के बाहर खेलने जाते थे, लड़ते भी थे तो उन्हीं में से कोई न कोई उनके बीच में लड़ाइयों को दूर करने वाला था। लेकिन एकाकी जीवन की जो व्यवस्था हमारी है वो इस तरीके की, सबकी जब अपनी अपनी जिंदगी हो गई, तो परिवार के लेवल पे कह लें, समाज के लेवल पे कह लें, या फिर हम स्कूल के लेवल पे कह लें, वो जो बदलाव है, इस बदलाव का परिणाम है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, अपने आप को इस पूरे के पूरे परिदृश्य से अलग हटा करके कहीं न कहीं इस इंटरनेट वाले कंटेंट के ऊपर अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने झुका लिया है, और उसका परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं शायद। जी, हमने अभी जैसे आपने कुछ बातें की कि एक समाज में रहते हुए सीधा एक चौपाल से हटकर, परिवार से हटकर एक इंटरनेट पे आ गए, फोन पर सीमित रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वो चौपाले भी लगनी बंद हो गई। बिल्कुल ठीक है। वो जो चार दोस्त आपस में अच्छे से बात करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, वो एक हो जाते थे, लेकिन वो चीजें भी अलग होती चली गई। अगर चार लोग यहाँ पर बैठे हैं तो चारों बात नहीं कर रहे, इंटरनेट का सहारा लेकर फोन चला रहे हैं, इससे कैसे निकला जाए? देखिए, इस समय एक मनोवैज्ञानिक के रूप में अगर हम बात करें तो ये किसी एक इंस्टीट्यूशन, सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। और जो बदल चुका है, स्पेशली 20 साल से ऊपर के लोगों में या 17 साल से 18 साल से ऊपर के लोगों में, वहां पे भी बहुत ज्यादा हम बदलाव नहीं कर सकते। हमें तो लगता है कि हम अगली जनरेशन के बारे में अगर सोचें तो जो 17 साल से नीचे के जो युवा हैं और जो हमारे अभी 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, हम अगर उनके लिए हमारे यहाँ पे इस तरीके के कुछ प्रयास किए जाएं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज इस तरीके की बनाई जाएं कि उनके अंदर हम लाइफ स्किल्स डालें, उस तरीके के वैल्यू एजुकेशन उनके अंदर डालें, ताकि वो आगे बड़े होने के बाद में समझ सके कि उनको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, तो ही बदलाव संभव है। और ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी कहीं न कहीं स्कूलों की बन जाती है, और गवर्नमेंट से तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जहाँ पे केवल पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक एक्टिविटी करके ही केवल काम न चलाया जाए, बल्कि स्पेशली पार्ट ऑफ एजुकेशन हो वैल्यू एजुकेशन का और लाइफ स्किल्स का। क्योंकि लाइफ स्किल
बेसिकली उस तरीके के स्किल्स होते हैं जो हमें जीवन को बेहतरीन दिशा में ले जाने का एक तरीके का प्रयास होता है। उस तरीके के स्किल डेवलप करना होता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आने वाले चैलेंजेस जो होते हैं उनको फेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके की स्थिति आती है जो कि हमारे लिए अनडिजायर्ड है, हम नहीं चाहते फिर भी उसका हमें सामना करना पड़ रहा है, उसका हम बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे बच्चों को निराशा हाथ लगती है, चाहे वो इंटरव्यू में कम्युनिकेशन की वजह से हो, रिश्तों में फेलियर की वजह से हो, वो सारे के सारे स्किल्स इस लाइफ स्किल का हिस्सा होते हैं। तो हमें लगता है कि कुरिकुलम का हिस्सा अगर हम उसे बना पाए, हमारे गवर्नमेंट और जो स्कूल्स हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन इनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित ना हो, उनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की हो कि वो भी उनको भी एजुकेट करें कि आज का जो युवा है, आज का जो इंटेलिजेंट और कहना चाहिए लर्न, हम कहेंगे एजुकेटेड तो नहीं कहेंगे, लर्न जो युवा इस पर नॉलेज बहुत सारी है, उनको कैसे हैंडल करा जाए उसकी भी ट्रेनिंग कहीं की स्कूलों के माध्यम से पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ बदलाव संभव है, क्योंकि पेरेंट हम लोग के पास में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता सच में कि आज के युवा को संभाला कैसे जाए, कैसे उनको कंट्रोल करा जाए, कैसे उनकी जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं, तो उनका करें क्या। हमें लगता है कि 80% पेरेंट्स को नहीं पता। और जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे 70, 80, 90 के दशक वाले, वो आज के युवाओं पे किसी भी तरीके से लागू नहीं होते। तो हमें तो लगता है कि स्कूलों की जिम्मेदारी आज के समय में सबसे ज़्यादा है। अगर हम वहाँ पे कुछ बेहतर तरीके का बदलाव कर पाए तो शायद हम अपने समाज में एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे इस दिशा में। जी, अभी जैसे हम ये कोरियन ड्रामा जो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो तीनों बच्चियां एक ही परिवार की, एक ही बाप की बेटी, ऐसा आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसा नहीं कि वो एक ही केस है, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजों में, अनेक तमाम यूनिवर्सिटीज में बच्चे अलग अलग घूमते हैं, इस फोन को अपना मान लेते हैं और अपना मानने के साथ वो एक परिवार से अलग हट गए। पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए फीस, वो दे दी, आपको क्या चाहिए पॉकेट मनी, वो दे दी गई आपको। पेरेंट्स बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को अपना काम कर रहे तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ टाइम अपने बच्चों को दिया जाए, चाहे वो फोन के माध्यम से हो फिर, या फिर उनके पास में आए, क्योंकि बच्चे हॉस्टल्स में भी रहते हैं, बिल्कुल ठीक, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे इंडिया के बाहर भी रहते हैं। लेकिन इंडिया का यूथ जो ये एक बहुत लंबा टारगेट हो चुका है कि पेरेंट्स का बच्चों से बात ना करना, कम एंगेजमेंट पेरेंट्स का बच्चों के साथ में होता है, अपने माँ बाप से बात ना करना, भाई बहन से बात ना करना, दूसरी तरह या दूसरी जगह एंगेज हो रहे हैं और वहां चीजें गलत देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। तो आप इसको किस तरीके से रिलेट करें, किस तरीके से बताएंगे? देखिए, जैसे कि एनसीआर में जितनी भी फैमिलीज हैं वहाँ पे ये डिमांड है हमारी कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल चाहिए होते हैं बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। और ऐसे केस में मम्मी पापा दोनों का बाहर रहना ज़रूरी होता है। ऑफिस के चैलेंजेस, घर के चैलेंजेस, समाज के चैलेंजेस। हमारे यहाँ का ताना बाना भी कुछ इस तरीके का है कि अगर किसी के घर में कोई बुलावा है, आप नहीं पहुंचे तो वो रिश्ता ही तोड़ लेगा आपसे, तो वो भी एक प्रेशर है। तो बचा कुचा समय आपको समाज को संभालने में, खुद को संभालने में, रिश्तों को संभालने में लग जाता है। तो शायद बच्चों के लिए उतना टाइम पेरेंट्स के पास आज समय नहीं होता, और ये फैक्ट भी है। और ये एक सीधा कारण तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे एक कारण भी है कि बच्चों का ज़्यादा रुझान इंटरनेट की तरफ चला जाता है, क्योंकि जितना बच्चों को बेहतर गाइडेंस पेरेंट्स से मिल सकता था वो कोई और नहीं दे सकता उनको। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे केस में पेरेंट्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने रूटीन के अंदर कहीं न कहीं आधे घंटे का एटलीस्ट
पर डे अगर भी समय निकालते हैं मम्मी और पापा दोनों, या सिंगल पेरेंट हैं, तो आधा घंटा भी अगर बच्चों के साथ में एंगेज कर रहे हैं डेली, जिसमें सिर्फ उन्होंने दिन भर में क्या किया और क्या नहीं किया, वो अगर उनसे डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत बड़ी कहना चाहिए कि एक सफलता हो सकती है पेरेंटिंग की अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये हम महसूस करते हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स महसूस करते हैं कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो अपने स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें सब घर में बताते रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हम उनको अनसुना करने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चे फिर वो बातें हमसे करते ही नहीं, जो कि उनको भी शायद ये लगने लगता होगा पापा सुन नहीं रहे, मम्मी सुन नहीं रही, फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं। जब दोस्त भी उसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो वो भी सुनने की स्थिति में नहीं होते, फिर बचेगा क्या बच्चों के पास में? तो ऐसे केस में तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं और ही अपने दिमाग को ले जाते हैं। हमारे पास तो सबसे अट्रैक्टिव जो अगर कोई टूल है तो वो हमारे स्मार्टफोन है, टेलीविजन है। और टेलीविजन आपके पहले जैसे रह नहीं गए, टेलीविजन और स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। स्मार्टफोन में हम कॉल को यूज कर सकते हैं, लिए यूज कर सकते हैं। स्मार्ट जो टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन हैं, वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट जो है देखने वाला पड़ा हुआ है। वहाँ पे इंटरटेनमेंट अपने आप को कर सकते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से। तो ज्यादातर बच्चे फिर अपने आप को वहाँ पे मोड़ लेते हैं। तो हमें लगता है कि इसका बेहतर तरीका जो अगर हो सकता है तो यही है कि डेली आधा घंटा अगर पेरेंट्स निकाले बच्चों के लिए, सिर्फ उनको सुन लें। क्योंकि बच्चे उनको अगर आप सुनने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप इमोशनल अटैचमेंट कर पाओगे। दूसरा, हम लोग साइकोलॉजिस्ट के रूप में बात करते हैं क्वालिटी पेरेंटिंग की। क्वालिटी पेरेंटिंग का मतलब होता है कि अपने बच्चों के साथ में समय बिताना, और वो समय आप गेम खेल के बिता सकते हो, उनके साथ में कलर्स की गेम खेल सकते हो, बाहर जा सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, मार्केट में जाकर के उनके साथ कुछ खा पी सकते हो। आई मीन वो समय जो पूरी तरीके से आपका एंगेजमेंट अपने बच्चों के साथ में हो। स्पेशली क्वालिटी टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ गेम खेलना एक बेहतर तरीका हो सकता है। क्योंकि गेम जब बच्चों के साथ आप लूडो है, कैरम है या चेस ऐसा कुछ खेल रहे होते हो, या क्विज़ेस उनके साथ लगा रहे, सुडोकू काइंड ऑफ चीजें उनके साथ कर रहे होते हो मिल करके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके बच्चों के इमोशनल रिएक्शन उनके क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किससे उन्हें खुशी मिलती है, किससे उन्हें इरिटेशन होती है, ऐसा बहुत कुछ समझने को मिलता है उस क्वालिटी टाइम में अपने बच्चों के साथ में। तो पेरेंट्स से हमारी गुजारिश होगी कि अगर आप डेली आधा घंटा नहीं दे सकते तो वीकेंड पे अगर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ बिताएं, पूरी तरीके से स्मार्टफोन छोड़ करके अपना, और वहाँ पे उनके साथ में थोड़ा सा गेम भी खेल सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो बहुत कुछ अपने बच्चों के बारे में जानने को मिलेगा। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि बच्चे अपनी बातें आपसे शेयर करने लग रहे हैं। एक बार बच्चे अपनी बातें आपसे शेयर करने लगे तो समझो कि आपकी बात बन गई। तो ये पहचान भी है कि अगर बच्चे अपने स्कूल में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके दोस्तों के साथ उनका क्या चल रहा है, अगर बच्चे आपको बता नहीं रहे हैं तो आपको सजग होने की जरूरत है कि कहीं न कहीं जो आपका पेरेंटिंग वाला हिस्सा है उसमें कुछ तो मिसिंग है और उस पर आपको सुधार करने की जरूरत है। चलिए, ये एक खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ थे मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय जी। उन्होंने एक खास बातचीत में बताया कि जो बच्चे हैं, अभी जो हमने इस मामले से जोड़कर देखा कि गाजियाबाद में जो 3 बच्चों की जो कूदकर उन्होंने जान दे दी, आगे ऐसा ये क्यों करना पड़ा, स्थिति क्या आन पड़ी, पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की गलती है। इस एक खास बातचीत में आपको कैसा लगा, और आप अपने रिव्यू देना न भूलें।